फौजी सीरियल आपने छोड़ा, वो कैरेक्टर शाहरुख खान साहब को मिला, तो आज भी क्या अफसोस होता है? नहीं, अफसोस नहीं होता है। ठीक है, मैंने छोड़ा तो शाहरुख खान साहब उससे एक बहुत बड़े स्टार बने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत। आपको हम मिलवाना चाहते हैं एक बेहतरीन अदाकार, एक उम्दा फ़नकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। हिंदुस्तान का दूरदर्शन पर जब पहला साइंस फिक्शन सीरियल आया था सिग्मा, आपको याद होगा, उसमें तो लोग आपको पहचान नहीं पाए होंगे क्योंकि कैरेक्टर कुछ आपका जो लुक मेकअप हैवी था, बहुत हैवी था। उसमें मेन विलन किरदार अदा किया था इन्होंने, ज़खाकू का। 35 साल से ज़्यादा का अरसा आप दे चुके हैं टीवी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को। फौजी सीरियल में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था वो शैलेंद्र साहब को मिला था, साइन भी कर दिया था, लेकिन किसी वजह से वो किरदार ये नहीं कर पाए। वो क्या मजबूरी थी, आप ही बताएंगे। मुझे अशोक तलवार ने बुलवाया कि हम आपको सिग्मा एक साइंस फिक्शन बना रहे हैं जी, उसमें ज़खाकू का किरदार देना चाहते हैं। तो मुझे लगा ये डिफरेंट है, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है, तो आई शुड ट्राई दिस। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सब कुछ हो गया। अगले दिन मुझे कर्नल कपूर का फ़ोन आया, हम आपको, उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करती थी, तो हम आपको एक सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था क्या कास्ट करना चाहते हैं। जब मैं गया तो उन्होंने मेरे सामने स्क्रिप्ट रख दिया और बोला आपकी बहुत सारी डेट्स चाहिए होंगी हमें। मैंने कहा सर, मैं पहले बता दूं, मैंने सिग्मा साइन किया है और मैं उसमें मेन विलन कर रहा हूं और मेरी डेट्स उनको भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या उसके लिए प्रिपरेशन क्या है। मैंने कहा आप, मुझे हेड शेव करना पड़ेगा। अरे फिर विग का कैसे होगा। तो मैंने कहा मैंने अशोक तलवार से बात की है, डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि वो मुझे विग बनवा के देंगे आपके शो के लिए। जी। बोले नहीं, लेकिन मुझे तो डिफरेंट कैंटोनमेंट एरियाज़ में जाना है, आप कैसे आ पाएंगे। तो या तो आप सिग्मा कर लो या फौजी कर लो। तो मैंने कहा सर, एथिकली तो मैंने सिग्मा पहले साइन किया है, तो मैं वही करूँगा, वो न्याय संगत होगा। तो मैंने फौजी छोड़ा और वो रोल बाद में शाहरुख खान साहब ने किया। जी, तो ये देखिए, ये बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि मैं पहले सिग्मा की बात करना चाहता हूँ। ये सिग्मा की आप तस्वीर देख सकते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे आप ये देखें। ये किरदार था शैलेंद्र जी का, जो ये लुक है, मेन विलन इन्होंने प्ले किया था इस सीरियल में और बहुत मशहूर हुआ था। मैंने जब सिग्मा किया तो सिग्मा में ये ज़खाकू का किरदार इतना हिट हुआ कि संजय खान साहब ने मुझे बम्बई से बुलवाया और बोला कि भाई हम आपके साथ एक सीरियल करना चाहते हैं, द ग्रेट मराठा, जिसकी जयपुर में शूटिंग है। मैंने वो किया और जब मैंने पहले ही दिन शॉट दिया तो संजय खान साहब की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो हौसला अफजाई ज़बरदस्त करते हैं। तो पूरे सेट पे उन्होंने क्लैपिंग करवाया। अच्छा। क्लैपिंग, ही हैज़ गिवन ए ब्रिलियंट शॉट। तो अब मेरे लिए थोड़ा मतलब गदगद हुआ मैं कि भाई मैं कुछ शायद ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा बेटा, हर कोई संजय खान नहीं है कि तुम्हें फ़्लाइट का टिकट देगा और बम्बई बुलाएगा और इधर बुलाएगा, क्योंकि मैं डबिंग के लिए बम्बई आता था। डबिंग की सुविधा वहाँ नहीं थी जयपुर में। अच्छा। तो जयपुर से सिर्फ मैं ही आर्टिस्ट था जो दिल्ली का था, तो मुझे वो दिल्ली से टिकट देते थे हवाई फ्लाइट का और मैं बॉम्बे जाके डबिंग करता था। जी। तो उन्होंने कहा तू मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन मैं तुझे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन बेटा तू बम्बई शिफ्ट हो जा, क्योंकि तुम्हें काम मिलेगा, यू आर टैलेंटेड। तो आज मैं बम्बई में बैठा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय यदि मैं किसी को देता हूँ तो संजय खान साहब को देता हूँ। फौजी सीरियल आपने छोड़ा और वो सीरियल शाहरुख खान साहब को मिला, वो कैरेक्टर शाहरुख खान साहब को मिला, तो आज भी क्या अफसोस होता है कि सिग्मा के चलते आपने ये किरदार छोड़ा? नहीं, अफसोस नहीं होता है। ठीक है, मैंने छोड़ा तो शाहरुख खान साहब उससे एक बहुत बड़े स्टार बने जी। और मुझे ऐसी गलतफहमी भी नहीं है कि मुझमें शाहरुख खान साहब वाला चार्म नहीं है। मैं वो करके भी हीरो तो नहीं बन सकता, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है हीरो का। तो मेरा चेहरा मोहरा उस तरह का नहीं है कि मैं हीरो बन पाता। हाँ, वो किरदार निभा गया होता मैं जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं विलन हूँ या मैं चरित्र अभिनेता हूँ, खलनायक हूँ या चरित्र अभिनेता हूँ। कॉमेडी भी काफ़ी की है मैंने एक ज़माने में, बट हीरो मटेरियल तो मैं नहीं हूँ। ये आप एक्सेप्ट कर लें तो, और गलतफहमी कोई ना पाले अपने बारे में, तो इंडस्ट्री के लिए और आपके खुद के लिए बेहतर होता है। फिल्मों में भी आपने कई सारी फिल्मों में काम किया है और अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने 3 बार फिल्मों में काम किया है।
तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका, या कौन सा कैरेक्टर आपको ऐसा मिला फिल्मों में जो बहुत पसंद करते हैं आप और आपको लगता है सेटिस्फाइड है? बच्चन साहब के साथ किया था मैंने फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड। जी। संजय दत्त के साथ किया था मैंने, संजय दत्त और राणा दगुपति जो बाहुबली फेम है उनके साथ मैंने किया था ये डिपार्टमेंट। और बच्चन साहब के साथ एक भोजपुरी फिल्म की थी मैंने, उसका नाम था गंगोत्री। जी। तो बेहतर मैंने सीखा बच्चन साहब से कि आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, कितना भी अनुभव हो, आपको सीखने की गुंजाइश होती है। अच्छा। तो वो रिहर्सल बहुत करते हैं बच्चन साहब, और प्लस अपने को एक्टर को इतना सम्मान देते हैं कि वो कहते हैं कि जो आप डिलीवरी कर रहे हो वो असिस्टेंट डायलॉग नहीं दे सकता। तो जब उनका क्लोजअप लगता है तो वो आपको कैमरे के पीछे खड़ा करते हैं। अच्छा। कि आप डायलॉग बोलिए, तो आपके डायलॉग पे वो बच्चन साहब रिएक्शन देते हैं। ओके। मेरे साथ ये ऐसा हुआ था। और वो ख्याल बहुत रखते, जैसे एक फाइट सीक्वेंस में मेरे सिर पे चोट लग गई थी, वो गोलियां चल रही थी, उधर से बच्चन साहब चला रहे थे, इधर से मैं गोली चला रहा था। तो उसमें कि वो जो पीतल की खोल होती है, कवर होता है जी, वो किसी तरह से उछल के बहुत तेजी से आके सर पे लगा, मेरे यहाँ पे इतना तेज लगा कि मैं बैठ गया। तो बच्चन साहब ने शॉट रुकवा दिया, वो आए मेरे पास, सर सहलाया, मेरा सर बाल हटा के देखा, बोला चोट लगी है लेकिन ब्लड वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा रेस्ट ले लो। अच्छा। व्हेन यू विल से दैट यू आर कंफर्टेबल, हम आगे का सीन तब शूट करेंगे। तो मैं तो उनके आगे बहुत ही जूनियर हूँ, लेकिन मेरा भी इतना ख्याल रखा उन्होंने। तो वो एक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं, अपने को एक्टर्स का बहुत सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, और उनसे आप सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड होना क्या होता है, टाइम पे आना क्या होता है, और अपने सीन्स को कैसे रिहर्स कर करके उसको परफेक्ट करना चाहिए। जो थिएटर से टीवी में आते हैं या फिल्मों में आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए भी कि थिएटर जो स्टेज है, जो मंच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी, जी। उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसमें आपके हाव भाव, आपको बहुत लाउड होना पड़ता तकनीक अलग है। है, बिल्कुल। तकनीक अलग है। और जब कैमरे में आते हैं तो वो फ्रेम जो है सिकुड़ जाता है, जी, और जी, आपके एक्सप्रेशन ज़्यादा काम करते हैं, आपकी आंखें। तो कितना आपके लिए शुरुआत में मुश्किल हुआ था? मुश्किल नहीं हुआ, मुझे ऐसे गुरु मिल गए, मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिल गए जिन्होंने मुझे उसका भेद समझाया। जी। कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपको थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है, आपके जेस्चर्स दिखाने पड़ते हैं ऑडियंस को। जी। और लास्ट बेंच पे जो आदमी बैठा है उस तक आपको अपनी आवाज़ पहुंचानी है, और वहाँ मंच पे आप एक किरदार को निरंतरता में जीते हैं। मतलब आप प्रारंभ करते हैं, बीच में मध्यांतर होता है, उसके बाद समाप्त होता है नाटक। जी। तो आप एक चरित्र को लगातार जी रहे हैं। फिल्म में ये होता है, वहाँ मतलब कि सुविधा है, समझ लीजिए कि आप अंतिम सीन भी पहले कर सकते हैं शूट। जी। तो आपको मेंटली वो यात्रा पूरी करनी पड़ती है कि मैं ऐसे ऐसे किरदार लेके आया और ये क्लाइमेक्स है तो मुझे ये करना है अब। तो वो वहाँ हम किसी चरित्र को टुकड़ों में जीते हैं। तो ये ज़्यादा आसान है, या जो सीन्स आप बोल रहे हैं, क्योंकि अब मान लीजिए किसी किरदार में आप हैं, 2 घंटे का ब्रेक हुआ, आप कैरेक्टर से बाहर आ गए, अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए, फिर आपका सीन है 2 घंटे बाद, फिर आप जाके कैरेक्टर में आएंगे, तो ये ज़्यादा मुश्किल, या थिएटर में लगातार कैरेक्टर में रहना ये आसान? थिएटर में आप इंजॉय करते हो। थिएटर में क्या मज़ा आता है कि जैसे ऑडियंस के सामने आपकी बातचीत होती है लगातार। जी। हमको सिखाया गया था कि जैसे मान लीजिए आप एक किरदार हैं, तो फर्स्ट डायलॉग मैं आपको दूंगा, बाकी के सारे डायलॉग ऑडियंस को देना होता है। जी। तो वहाँ ऑडियंस से आप लगातार आमने सामने की बातचीत करते हैं एक तरह से। एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? किसी को देख के इंस्पायर हुए, या फिर बस शौक था तो आ गए, या एक पैशन था कि नहीं मुझे जाना है बड़े पर्दे पर? पैशन था। मैं ये कहूँगा, जब मैं छोटा था तो मैं कोई नाटक देखता था। मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ, मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा फिल्मी माहौल नहीं है, लेकिन नाटक होते थे, रामलीला होती थी, हम लोग पिक्चर हॉल थे तो हम पिक्चर देखते थे। तो वहाँ से एक अट्रैक्शन होता था मुझे, मंच, रंगमंच और वो पर्दा रजत पटल का, वो अट्रैक्ट करता था कि मुझे वहाँ होना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करना है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पता चला कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं वहाँ की एडमिशन की तैयारी कर रहा था, और 82 में एशियाड हुआ था, एशियन गेम्स में एशियन विलेज में एशियाड ऑर्गेनाइज हुआ था। तो मैंने फादर को बोला, पापा को, कि मैं एशियन गेम्स देखना चाहता हूँ। बट आइडिया ये था कि दिल्ली पहुँचूँ तो NSD की बातचीत करूँ लोगों से।
फादर जॉब करते थे दिल्ली में, तो मैं आया, सारा कुछ पता किया, फॉर्म वॉर्म लिया, सब कुछ बहुत एकदम एक्टिव हो गया कि कैसे भी एनएसडी में जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यंगर ब्रदर की 16-17 साल की एज में डेथ हो गई, और उसके शॉक में मेरे फादर की 28 दिन के बाद डेथ हो गई। तो एनएसडी तो धाराशाही हो गया कि अब कहाँ एनएस। फिर हमने छोटे मोटे जॉब किए, फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन बेहतर बात ये हुई कि दिल्ली में जो एनएसडी के प्रोफेसर्स थे उनको ये बात पता थी कि मैं एनएसडी करना चाहता था, लेकिन इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप फैमिली को सपोर्ट करो और शाम को हमारे साथ थिएटर करो। वो लोग भी थिएटर करते थे। तो आपको एनएसडी की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको ट्रेंड करेंगे। हमारी लाइब्रेरी आपके लिए खुली है, आप पढ़ाई करो जो करना है। तो उसमें थे लाला हजारिका, अमिताभ दास गुप्ता, रोबिंदा और सुधीर कुलकर्णी साहब, ये इन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया। उसके बाद राजेंद्र नाथ जी थे अभियान ग्रुप के, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में इनवाइट किया। तो वहाँ मुझे एसएम ज़हीर साहब, सुभाष गुप्ता साहब सीनियर लोग थे, इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव हुआ। तो ऐसे करके मैंने थिएटर से शुरुआत की। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे शैलेंद्र साहब के बारे में, एक उम्दा अदाकार तो हैं ही, इसके साथ साथ इनके अंदर एक और प्रतिभा है, और वो है कविताएं लिखने की। इतनी शानदार कविताएं लिखते हैं, और ये इनको खुद पता चला लॉकडाउन में, जब कोविड के वक्त में पेंडेमिक था और लॉकडाउन था, तब आपको पता चला कि आप, हो सकता है शौक हो आपको शुरू से, लेकिन आपको स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत लिखते थे जो रुक गया था, ठहर गया था, क्योंकि हम लोग शूटिंग में जब बिजी हो जाते हैं। कविता लिखना मतलब बहुत सोचना पड़ता है आपको, कई बार रात भर कोई ना कोई कविता ऐसी होती है जो रात भर जगा देती है जी, तब आप लिख पाते हैं। तो लॉकडाउन के तीसरे दिन मैं उठ के बैठ गया था, ऊब गया था, मैं क्या करूं। तो मैंने विचार किया मुझे आता क्या है, मुझे कविता लिखनी आती है, मैं लेखन करता हूं, कुछ करता हूं। तो मैंने लिखना शुरू किया, और लिख के मैं फेसबुक पे डालना शुरू किया। तो मेरे सीनियर लोग हैं, रज़ा मुराद साहब, क्या नाम है, मुकेश खन्ना साहब, राजेंद्र गुप्ता जी, इन लोगों ने, और मेरे बड़े ख़ास मित्र हैं जैगम शाह साहब जी, तो इन लोगों ने मेरी कविताओं का पाठ करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली। कुछ मेरी मित्र हैं दिल्ली में, कथक डांसर हैं, उन्होंने उस पर नृत्य किया। कुछ गज़ल सिंगर हैं जिन्होंने मेरी गज़लों को गाना शुरू किया। और उसके बाद मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने अप्रोच किया कि मैं हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं, उसमें मैं उनके कविता पाठ करूं। उन्होंने मुझे बाद में उसका अप्रिशिएशन का सर्टिफिकेट भी भेजा। फिर कोविड पे मैंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी थी जिसने मानवता को बहुत कहीं ना कहीं प्रेरित किया था, उनको छुआ था लोगों को। तो स्विट्ज़रलैंड से, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड से मुझे फ़ोन आया कि हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भेजना चाहते हैं। उन्होंने ये वहाँ से मुझे भेजा जी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस विपदा में भी ये संभावना ढूंढ ली कि मैं क्रिएटिविटी कैसे अपनी दिखाऊं और क्या क्या कर सकता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल हम नहीं, दर्शक सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 साल में ही इन्होंने 35 साल में जितने अवार्ड्स हासिल किए हैं अदाकारी की बदौलत, 2 साल में इन्होंने कविताएं जो लिखी हैं वो इतनी वायरल हुई, जैसे कि इन्होंने बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनको 2 बार सम्मानित किया गया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अचीवमेंट्स इनको मिले हैं। और एक डर लगता है जो आपकी कविता थी वो बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा। डर लगता है को जैगम साहब ने भी पढ़ा था जी। और मेरे सीनियर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने एक कविता मेरी बहुत अच्छी लगी थी उनको, महामारी। ये सेकेंड वेव में मैंने लिखा था इसको। अच्छा। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से। पर कोई महामारी मुई वुहान वाली यूं सामने तन के खड़ी हो जाएगी, यूं जिंदगी से टकराएगी, कभी सोचा न था, यूं नानी याद दिलाएगी, कभी सोचा न था, हमें ऐसे डराएगी, कभी सोचा न था, जिंदगी यूं ठहर जाएगी, कभी सोचा न था। खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा कभी भी किसी ने, खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा कभी भी किसी ने। रोज़ हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, रोज़
हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, छोड़ जाता है साथ अपनों का, रुला जाता है हमेशा के लिए। जिसकी बातें कभी हंसाती थीं उसकी खबरें अभी रुलाती हैं। खता कोई तो हुई है हमसे, खता कोई तो हुई है हमसे, मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहे। ओढ़े रहते हैं एक छोटा सा नकाब मुंह को ढकने के लिए। ऐसा कैसे हो गया और कैसे ऐसा हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। आज हालात हुए हैं ऐसे कि ज़िंदगी खुद सवाल बन गई है। घरों में बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, यीशु सब ने दरवाजे बंद कर लिए हैं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के, और नमूदार हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं अस्पतालों में पीपीई किट पहन डॉक्टरों, नर्सों के रूप में। नाम अलग अलग हैं उनके, पर दिखते एक से ही हैं। जैसे परमात्मा एक ही तो है, किसी नाम से पुकार लो, कहते हैं कि सुनता है। दवा कोई नहीं है, दवा कोई नहीं है, बस दुआओं का सहारा है। सुना है दुआओं में, प्रार्थनाओं में असर होता है। वहाँ देर है, अंधेर नहीं। सुहाना वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मरेगा, 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 ये कोरोना भी मरेगा। हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, पाबंदियों में रहना है, एकजुट लड़ना है। विजय निश्चित है, विजय तो निश्चित है। राह कितनी भी भयावह हो, घनी काली हो, सुबह होती है, सुबह होती है, सुबह होगी, सुबह होनी ही है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये तो एक सिर्फ यूँ कह सकते हैं कविता का ट्रेलर है। इतनी शानदार कविता लिखी है, ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिसकी बदौलत इनको कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें आपके साथ हुई हैं। हमारी कामना है, हमारी दुआएं आपके साथ कि आप जितना अच्छा काम करते आए हैं आगे तक करते रहें। हम सब आपको देख कर मैं हृदय तल से आपको आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने इस सम्मानित चैनल पे मेरा साक्षात्कार करें। इसके लिए मैं हृदय तल से आपका आभारी हूं, और आपका भी और आपके चैनल का भी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे एक मशहूर अदाकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। अगले एपिसोड में किसी और मशहूर अदाकार के साथ या किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।